नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से पिछले सप्ताह कई परेशान करने वाली खबरें मिली। यहां के नारायणपुर और सुकमा जिले के कई गांवों में अज्ञात बीमारी की वजह से एक के बाद एक कई मौतें हुईं। इन मौतों की वजह से वहां के गांवों में दहशत फैल गई। दरअसल इस तरह की खबरें बस्तर से अगस्त महीने की शुरुआत से ही आने लगी थीं। 6 अगस्त को बस्तर से खबर मिली कि वहां के सुकमा जिले में ही रेगड़गट्टा गांव में 6 महीने के भीतर कम से कम 61 लोगों की मौत किसी अज्ञात बीमारी से हो गई। इन खबरों पर कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि बवाल तो तब होगा जब ये खबरें बाहर आएंगी। ये खबरें देश की राजधानी दिल्ली तो छोड़िए, जिला मुख्यालय तक पहुंचने में ही कई बार सप्ताह से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। बहरहाल बस्तर के अलग अलग इलाकों में हुई इन मौतों के बारे में बात करते हुए लोगों ने बताया कि मरने वालों में से ज़्यादातर के पैरों में सूजन, पेट दर्द और सिर दर्द जैसी शिकायतें थीं। हमने आपके सामने जिन खबरों का जिक्र किया है, ये वो खबरें हैं जिनकी पुष्टि प्रशासन ने की है। ये खबरें कुछ स्थानीय पत्रकारों की मेहनत और लगन से ही बाहर आ सकें। इन 27 सितंबर को हमारा टीम वहाँ गए थे। उस समय लोग हमारा डोर टू डोर भी हमने चेक किए थे, पीपी और डायबिटीज़ का। उस समय भी लोग ने वैसे प्रॉब्लम नहीं बताया। सो इसका बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे रेगड़गट्टा में जो हुआ था, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज और वहाँ का जो प्रोटीन इंटेक वगैरह के था, वही वैसे ही लग रहा है। उसके बाद प्रशासन ने इन इलाकों में अपनी स्वास्थ्य टीमें भेजी थी। जनरली क्या है, एक तो लोग थोड़ी सी कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है उसमें। समय रहते वो कोई जैसे कि साधारण सा मलेरिया भी होता है तो इलाज कराते नहीं हैं, और ख़ासकर जो बड्डे वगैरह हैं उनके पास वो जाते रहते हैं और उनके द्वारा उनको गुमराह कर दिया जाता है कि ये सरकारी इलाज इसका नहीं होना चाहिए, और उस कारण से लोग बाग अस्पताल नहीं आ पाते हैं। और ये धीरे धीरे कमजोरी होने के कारण से फिर अंत में जब कहीं न कहीं गुर्दा प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, उसके बाद फिर सूजन दिखता है और ये कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ी हुई होती है। आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात सुनी। उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में जो मौतें हुई हैं वो किसी अज्ञात बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि इलाज के प्रति उदासीनता, अज्ञानता और अंधविश्वास की वजह से हुई है। उनकी यह बात बेहद दुखदाई और अफसोसनाक होने के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना भी है। यह बात सही है कि आदिवासी आज भी बीमार पड़ने पर स्वस्थ होने के लिए अपने देवी देवताओं की प्रार्थना करता है। इसके अलावा वो परंपरागत इलाज करने वाले समुदाय के ओझा या वैद्यों पर निर्भर करता है। इस लिहाज से देखेंगे तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो भी कहा है वो झूठ नहीं है, गलत नहीं है। आदिवासी इलाकों में आज भी जंगली जड़ी बूटी और झाड़ फूंक के भरोसे इलाज होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह है कि आज भी आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप को जब तक नहीं भरा जाता है, आदिवासी जड़ी बूटी और झाड़ फूंक पर ही ज़्यादा निर्भर करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में गैप का मतलब है कि गैर आदिवासी इलाकों की तुलना में आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। यह बात मेरी कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमने ज़मीन पर देखा है। लेकिन हमारे अनुभव छोड़िए, सरकार के पास मौजूद आंकड़ों की बात करते हैं। 2013 में सरकार ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और सेहत का हालचाल जानने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के सामने 2 सवाल रखे गए थे। पहला सवाल था कि क्या 7 दशक बीत जाने के बाद भी आदिवासी इलाकों में वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं जो होनी चाहिए थी, और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर उसका उपाय क्या है।
इस कमेटी ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को समझने और जानने के लिए जब अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले 2 मसलों पर फोकस किया। पहला था गरीबी और दूसरी थी शिक्षा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुल आदिवासी आबादी का 40.6% गरीबी रेखा के नीचे जीता है, जबकि गैर आदिवासी आबादी में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की तादाद 20% है। यानी यह गैप बहुत बड़ा है, 2 गुना से भी ज़्यादा है। इसके बाद शिक्षा से जुड़े आंकड़ों को देखें तो आज भी भारत की आदिवासी जनसंख्या का 41% निरक्षर है, वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता है। इस समुदाय के मात्र 2% लोग ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। आदिवासी जनसंख्या में 35% छात्र प्राइमरी स्तर पर ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस कमेटी ने अपनी पड़ताल के दौरान यह पाया कि आदिवासी इलाकों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है और काफ़ी कम हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए जो योजनाएं आदिवासी इलाकों में चलाई गई हैं उनका कुछ असर ज़मीन पर ज़रूर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में भी एक बड़ा गैप नज़र आता है, एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। पहले यह फ़र्क 21% का था, अब बढ़कर 48% हो गया है। यानी गैर आदिवासी आबादी में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है, लेकिन आदिवासी आबादी में यह शिशु मृत्यु दर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि आदिवासी बच्चों में जन्म से लेकर 5 साल के भीतर हर साल लगभग 1,86,000 बच्चों की मौत हो जाती है। इस कमेटी ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को समझने के लिए जो सर्वेक्षण किए, जो पड़ताल की, उसके आधार पर कहा है कि आदिवासियों को असल में स्वास्थ्य के मोर्चे पर तिहरी मार झेलनी पड़ रही है। इन इलाकों में कुपोषण, मलेरिया और टीबी तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब पर्यावरण को हो रहे नुकसान और शहरीकरण की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी इन इलाकों में प्रवेश कर गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस दावे के अनुसार आदिवासी इलाकों में मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन जैसे मसले बड़ी समस्या बन रहे हैं। इसके अलावा नशे की लत भी आदिवासी इलाकों में एक बड़ा मुद्दा है। आइए अब आखिर में सुकमा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब और उन सब लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि आदिवासी इलाकों में असमय होने वाली मौतों के लिए, कुपोषण के लिए उनकी अशिक्षा, उनकी अज्ञानता या अंधविश्वास जिम्मेदार है, कुछ आंकड़े पेश करते हैं। किसी भी इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी ज़रूरत होती है ह्यूमन रिसोर्सेज और तीसरा है गवर्नेंस। अब इस मोर्चे पर आदिवासी इलाकों में चल रहे हालात पर नज़र डालते हैं। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी इलाकों में मल्टीपर्पस वर्कर्स की 49% कमी है। प्राथमिक केंद्रों पर डॉक्टर की कमी 33% है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात करें तो यह कमी 98% है। आखिर में एक बात याद दिलाकर आपसे विदा लेते हैं कि अगर देश की आधी आदिवासी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है तो फिर उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी होगी, कोई और उपाय नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।